हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने सीटेट के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें इंग्लिश का सेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक हम 3-4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके जल्दी से वो भी देख लीजिए। सीटेट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप वहाँ से जाके अच्छे से अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर भी कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी आराम से अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से एक पेपर लेकर आए हैं जो कि है दिसंबर 2019 का पेपर, जिसमें हम इंग्लिश का सेट अपना कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले पैराग्राफ है, इसमें फ्रीडम के बारे में बताया गया है। एंड हाँ यस, तो ये एक पैराग्राफ नहीं है, ये पैराग्राफ के काफ़ी सारे पार्ट्स दिए गए हैं। तो इसमें फ्रीडम के बारे में अलग अलग तरीके से बताया गया है। अब हम स्टार्टिंग अपने पैराग्राफ से करते हैं। पैराग्राफ को जल्दी कर लेते हैं, तो इसे पढ़ते हैं और इसका मतलब अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है, फ्रीडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। फ्रीडम, एक सेकेंड, अब सही है, अब आपको आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। फ्रीडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। जो फ्रीडम है वो बहुत, यानी आज़ादी जो होती है वो बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है लाइफ में, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लाइफ में। मैन हैज़ फॉट पॉलिटिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्रीडम। और जो इंसान है, जो एक आदमी है, उन्होंने मतलब जो एक इंसान है, मनुष्य है, उसने पॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम के लिए फाइट भी करी हुई है। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब, आज़ादी के बारे में बताया गया है कि आज़ादी कितनी ज़रूरी होती है। रिलीजियंस हैव प्रॉमिस्ड फ्रीडम। जो हमारे धर्म होते हैं वो जो होते हैं फ्रीडम के लिए प्रॉमिस करते हैं। नॉट इन द वर्ड बट इन अनदर। आपस में जो फ्रीडम होती है एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के बीच में, तो उस चीज़ को करते हैं कि आपको आज़ादी रहती है कि आप अपनी जो धर्म है उसमें, धर्म के बारे में अपने आप में आज़ाद रहते हैं। इन द कैपिटलिस्ट कंट्री, जो कि हमारे पूंजीवादी देश हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट इन सम डिग्री। जो अलग से फ्रीडम होती है, जो फ्रीडम होती है पूंजीवादी देशों में, वो एग्जिस्ट करती है। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब होता है एक तरीके से हमारी, कि जो अलग से हर एक इंसान की अपनी फ्रीडम होती है, वो अलग एग्जिस्ट करती है पूंजीवादी देशों में। इन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड इट इज़ डिनाइड। लेकिन जो कुछ देश जो कम्युनिस्ट होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती, मतलब वहाँ ज़्यादा फ्रीडम चीज़ों के लेके नहीं होती, इंसानों के लिए। For ancient time, freedom has meant a great deal to men. From ancient time, पुराने ज़माने से ही freedom has meant a great deal to men, and there have been its opponent. Opponent मतलब होता है विरोधी. Not only political but religious, through inquisitions by excommunicated, tortures and banishment, and the total denial of man's search for freedom. तो हमारा बैनिशमेंट मतलब होता है देश निकाला। तो जो पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में ही जो फ्रीडम होती थी वो बहुत ज़रूरी होती थी। मतलब ग्रेट डील का मतलब होता है कि लोग फ्रीडम के लिए लड़ते थे उस टाइम पे। फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। एंड देयर हैव इट्स अपोनेंट। लेकिन कुछ विरोधी भी थे। जैसे आप पुराने ज़माने की बात करें, अंग्रेजों के टाइम की बात करें, आज़ादी के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जो विरोधी भी थे, जो आज़ादी के विरोध में थे, सिर्फ मतलब ऐसे देश वाले भी नहीं, जैसे अंग्रेज वगैरह थे, वो आज़ादी के विरोध में थे, क्योंकि वो आज़ादी अगर देश को मिल जाती तो उन्हें देश से निकाल दिया जाता। तो वही वाली चीज़ थी इसमें कि जो फ्रीडम होती है वो इंसान पुराने ज़माने में बहुत ज़रूरी थी। और लोगों ने इसके लिए खूब लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इट हैज़ व्हाट, कुछ विरोधी भी थे इसके, जो कि सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे, रिलीजियसली भी कुछ धर्म के नाम पे आज़ादी को मना करते थे, कुछ ऐसे विरोधी भी थे। एंड बाय बैनिशमेंट एंड द टोटल नाइट्स ऑफ मैन सर्च फॉर फ्रीडम। तो ये लोग मतलब किस तरीके से इनकार करते थे फ्रीडम से, कि मतलब या तो देश निकाला दे देंगे या कुछ ना कुछ, मतलब कुछ हद तक इन सब चीज़ों को मानते थे वो कि फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी इसमें। तो देयर हैव बीन वॉर्स एंड काउंटर वॉर्स फॉट फॉर फ्रीडम। और इस तरीके से कुछ फाइट्स भी हुई थी फ्रीडम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी फाइट्स थी। वो तो आप हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं। देयर हैव बीन द पैटर्न ऑफ मैंस एंडिवर फॉर फ्रीडम थ्रू हिस्ट्री। एंडिवर मतलब होता है कोशिश करना। तो जो इंसान था, जो मनुष्य है, उसने बहुत सारी कोशिश करी थी पूरी हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब पूरी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आज़ादी के लिए कितनी सारी कोशिशें की गई थी। तो इस पैराग्राफ में यही बातें बताई गई हैं कि पुराने ज़माने में फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है, और पुराने ज़माने में किस तरीके से फ्रीडम को पाने के लिए फ़ाइट की गई थी, और किस तरीके से जो फ्रीडम जो लोग नहीं देना चाहते थे उन लोगों ने किस तरीके से उन लोगों को रोका था, चाहे देश निकाला करा हो। इस तरीके से
रोका करते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं हम। फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की, जो भी आप चीज़ें चाहते हैं, जो चीज़ें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसकी फ्रीडम होना। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भी आप बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, उसकी फ्रीडम होना। फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थ्रो एक्सिस्ट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ये वाली फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब आप जो कुछ बोल सकते हैं, जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ पार्ट्स, कुछ वर्ल्ड के, दुनिया के कुछ जगहों पर ऐसा कर सकते हैं, बट इन अदर्स इट डजंट। पर कुछ जगहों पर ऐसा नहीं भी है। देयर हु हैव बीन कंडीशन रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर बैकग्राउंड्स। तो रिवॉल्ट्स का मतलब हमारा, एक सेकेंड, रिवॉल्ट्स का मतलब जो होता है हमारा, वो होता है हमारा विद्रोह करना। तो जिस जगह पर फ्रीडम नहीं मिली है उस जगह पर कई जगह विद्रोह भी हुए हैं। दिस रिएक्शन विच टेक्स डिफरेंट फॉर्म और इज कॉल्ड फ्रीडम। और जो ये विद्रोह हुए हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे आज़ादी का नाम दिया गया है। द रिएक्शन इज रिएक्शन टू पॉलिटिक्स टू ऑफन टू शन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो शन का मतलब होता है एक तरीके से दूर रहना। द कि पॉलिटिक्स के फील्ड में, यानी जो राजनीति के फील्ड में, जो राजनीति है कई जगह पर आज़ादी से खुद ही दूर रही है। मतलब उन्होंने कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करा इन सब चीज़ों को। वन इकोनॉमिक रीज़न इज़ टू फॉर्म स्मॉल communities based on some ideology or under the leadership of one person, but these soon disintegrate। तो इसके कहने का मतलब है कि, और आज़ाद मतलब हर पैराग्राफ में आज़ादी का मतलब एक अलग तरीके से बताया गया। तो ये थर्ड पैराग्राफ कहता है वन इकोनॉमिकल रिएक्शन इज फॉर्म स्मॉल कम्युनिटी बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजी। किसी भी एक आइडियोलॉजी होती है जो कि एक मतलब एक कोई फैक्टर होता है, उस फैक्टर को उठा के अंडर द लीडरशिप ऑफ वन पर्सन, एक आइडियोलॉजी को उठा के एक पर्सन की लीडरशिप में जो भी कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं इकोनॉमिकल रिएक्शन के लिए। बट दीज सून डिसइंटीग्रेटेड। बट कुछ टाइम बाद वो कम्युनिटीज़ अलग हो जाती हैं। अलग होने का मतलब इस तरीके से यहाँ बताया गया, धर्म परिवर्तन एक तरीके से इसका मतलब ये बताया गया। द रिलीजियस रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीफ इज टू रिवॉल्ट either by joining other religions organization or by followed some guru or leader by joining some cult और वन डिनाइज टू होल्ड रिलीजन एंड रिवर। तो जो रिलीजियस रिएक्शंस जो होता है इनका मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं वो वहाँ पे कुछ आइडियोलॉजी, जो किसी एक आइडियोलॉजी को ऊपर बात की गई, कोई एक पॉइंट उठाया गया है, अगर उस पॉइंट को लेके किसी इंसान को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ समझ नहीं आती, तो वो क्या करता है, वो उस धर्म का, उस रिलीजियस का विरोध करता है। आइदर बाय जॉइनिंग अदर रिलीजियस, तो या तो वो कोई और अदर रिलीजियस मतलब धर्म अपना लेता है, और बाय फॉलोड सम गुरु और लीडर, और बाय जॉइनिंग सम कल्ट, या तो ऐसा करता है कि वो कोई अलग रिलीजन अपना लेता है, या फिर किसी और गुरु या लीडर की शरण में आ जाता है, या उनका एक तरीके से उन्हें फॉलो करने लगता है। वन डिनाइज द होल रिलीजन एंड रिवर, या फिर जो धर्म है उसके अस्तित्व पे ही, या फिर कह सकते हैं कि धर्म है उससे भी अलग हो जाता है। मतलब एक कहते हैं ना कि हम इस धर्म को मानते नहीं, एकदम नास्तिक टाइप हो जाता है, वो वाली चीज़ हो जाती है कि हम धर्म ही नहीं मानते, वो वाली चीज़ आती है। ठीक है, ये हो गई फ्रीडम की अलग डेफिनेशन, है ना, मतलब एक तरीका होता है फ्रीडम का। एक फोर्थ पैराग्राफ में बताया गया है, वन थिंक ऑफ फ्रीडम ओनली एज फ्रीडम इज मूवमेंट। लेकिन किसी किसी के लिए फ्रीडम जो होती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, आइदर फिजिकल और मूवमेंट ऑफ थॉट्स, या तो दिमाग की आज़ादी एक तरीके से कह सकते हैं, या फिजिकली आज़ादी। जो उसके लिए फ्रीडम होती है वो फिजिकली या मेंटली थॉट की होती है। It appears that one always seeks freedom on the surface. Surely, this is rather a limited freedom involving a great deal of conflict, war and violence. तो ये इस तरीके की फ्रीडम होती है, वो क्या होती है, वो लिमिटेड फ्रीडम होती है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमारा क्या क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा, है ना, तो झगड़ा या फिर वॉर या वायलेंस, ये सब चीज़ें नहीं होती, ये अलग तरीके से फ्रीडम होती है। फिफ्थ पैराग्राफ कहता है, इनर फ्रीडम इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट। जो इनर फ्रीडम होती है, मतलब अंदर की फ्रीडम होती है, जो हमारे कह सकते हैं कि अंदर से हमारी फ्रीडम होती है, जो इनर फ्रीडम की डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इट हैज इट्स रूट नॉट द आइडिया ऑफ फ्रीडम बट इन द रियलिटी ऑफ फ्रीडम। इसके अपने रूट्स होते हैं फ्रीडम के, जो इनर फ्रीडम की बात यहाँ पे की गई है उसके अपने रूट्स होते हैं। आइडिया ऑफ फ्रीडम भी अलग होता है मतलब ये, लेकिन ये सच में ही फ्रीडम होती है। इट कवर्स ऑल द एंड ऑफ मैंस। इसमें हर तरीके की चीज़ें आ जाती हैं इंसान के अंदर। विदाउट इनर फ्रीडम, बिना इनर फ्रीडम के
लाइफ विल ऑलवेज बी इन एक्टिविटी विद इन द लिमिटेड सर्कल ऑफ टाइम एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर इनर फ्रीडम इंसान के अंदर नहीं होगी तो जो लाइफ होगी वो हमारी जो लाइफ होगी, हमारा जो जीवन होगा वो जो होगा वो मतलब इस जो हमारी इनर फ्रीडम होगी यानी आंतरिक स्वतंत्रता होगी के बिना हमारा जो जीवन होगा, एक तरीके से कह सकते हैं, वो विद इन द लिमिटेड सर्किल ऑफ टाइम एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब समय और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष होना, तो संघर्ष और समय के दायरे में रहेगा और एक्टिविटी बी एन एक्टिविटी और क्रियाशील रहेगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारे अंदर इनर फ्रीडम नहीं होगी तो हमारी जो लाइफ होगी वो सिर्फ हमारे मतलब एक तो बीतती जाएगी, टाइम निकलता जाएगा और मतलब हम उसके ऊपर संघर्ष ही करते रहेंगे। लेकिन जो एक फ्रीडम हमें होती है अंदर से, अगर हमें फ्रीडम नहीं है तो हम काम तो कर रहे होंगे लेकिन हमारा मन उस चीज़ में नहीं लगेगा, बस समय बीतता जाएगा और हमारा मन उन चीज़ों में नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड डू ऑथराइज नॉट यूज द सपोज पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए इनक्वेशंस, बी एक्स कम्युनिटीज, बी पर्शियंस या डी टॉर्चर्स। ठीक है, तो हमारा पर्शियंस का मतलब होता है समझना या एक तरीके से कहते हैं समझाना। तो इसमें से ये बताइए कि नॉट यूज दे रखा है, तो जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कौन सी चीज़ जो थी वो नहीं करी थी। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि टॉर्चर्स वगैरह सब कुछ किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। उन्होंने समझाया नहीं था, समझाने वाली चीज़ें नहीं हुई थी। और क्या कहते हैं, जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे उन्हें क्या किया था, उन्हें देश निकाला दे दिया था, उन्हें एक्स कम्युनिकेशंस या फिर ये सब चीज़ें हमने पीछे सेकंड पैराग्राफ में ये चीज़ें पढ़ी थी। 122 क्वेश्चन, रिएक्शन अगेन एस्टेब्लिश रिलेशन प्रमोट्स पीपल नॉट टू। क्या चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, क्या चीज़ को प्रमोट नहीं करते, ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 123 रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। रियल फ्रीडम क्या होती है ऑथर के अकॉर्डिंग, वो होती है हमारी इनर फ्रीडम। अभी फोर्थ पैराग्राफ में हमने पढ़ा था इनर फ्रीडम। ठीक है, हम दोनों लाइंस को पढ़ेंगे, उसमें से देखेंगे कौन सी चीज़ें सही है कौन सी गलत है। इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट ऑल द कैपिटलिस्ट कंट्री। जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी उसमें क्या इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें सब में इंडिविजुअल फ्रीडम थी। बस जो हमारी और कौन सी कंट्रीज थी हमारी, एक तो कैपिटलिस्ट कंट्री थी, दूसरी हमारी कौन सी कंट्री थी, था ना उसमें कम्युनिटिस्ट वर्ड इट हैज़ बीन डिनाइड। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला उसमें था, तो ये वाला पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, सेकेंडली हमारा क्या था, पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिटिस्ट कंट्री। ये देखो ये वाला बिल्कुल सही था, तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। तो ये वाला ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 125 क्वेश्चन, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड एंड वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज। इसका मतलब क्या होगा, इसका अब सिमिलर वर्ड क्या है, अटेम्प्ट। ठीक है, अभी पीछे बताया था, इसका सिमिलर वर्ड क्या है, अटेम्प्ट, कोशिश करना। 126 विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ शन एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2। सेकंड पैराग्राफ में हमारा शन वर्ड यूज हुआ था ना, हमारा शन वर्ड यूज हुआ था, तो इसका मतलब था हमारा दूर रहना, तो इसका क्या होगा, वेलकम। अपोजिट क्या होगा, वेलकम। 127 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क पेव्स द वे टू सक्सेस। टू सक्सेस नहीं होता है, ये होता है हमारा फॉर सक्सेस, तो हमारा डी पार्ट में एरर है यानी फर्स्ट। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू दे रखा है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार हम नॉट छोड़ देते हैं और जो हमें पहले ट्रू दिखता है हम उसे अपना लेते हैं। मैन कैन एंजॉय द लाइफ ओनली इन अ एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम। ये बिल्कुल सही बात है, तो ये तो बिल्कुल वो हो जाएगा। मटेरियल प्रोग्रेस कांट बी अचीव विदाउट फ्रीडम। ये बात सही है। फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लाइफ। ये बात गलत है, तो थर्ड वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रीडम हेल्प मैन इवॉल्व मॉरली एंड स्पिरिचुअली। ये भी बिल्कुल सही बात है ना। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, हमारा थर्ड वाला, क्योंकि उसमें दे रखा था नॉट। चलिए, अभी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग सीटेट में 130+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है सीटेट के लिए, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की बुक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कवर पेज है, इसमें आपको 3000+ से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, इनमें भी आपको विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहेगा। इसके साथ यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन को ध्यान में एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, जो कि अपने आप में इस बुक को और भी खास बनाता है। तो आप लोग इस बुक को आज ही लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नियर बाई जो भी आपके ऑफलाइन स्टोर है, बुक
बुक स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी जो यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर इसके उत्तरमाला और उत्तरमाला से भी जरूर यहाँ पर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन इस तरीके का दिया रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनकी और भी बुक्स हैं, वो भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि सीटेट की गाइड तो है ही, और इसके साथ ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि अंतिम तैयारी बहुत ही मजबूत बनाता है। तो सीटेट का प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों ही चीज़ें आप आज ही ले लीजिएगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई, आप वहाँ से आज ही ऑनलाइन ले सकते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आज के जो पैराग्राफ्स हैं वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, वाटर इज अ कोर ऑफ लाइफ, हैंस वाटर मस्ट बी सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल थिंकिंग। जो वाटर होता है हमारा, पानी के बारे में दिया गया है। पानी जो होता है हमारा कोर ऑफ लाइफ होता है, मतलब जिंदगी है एक तरीके से। लाइफ जीने की सबसे बड़ी चीज़ हमारा पानी है। हैंस वाटर मस्ट बी सेंटर्ड एंड आवर स्पिरिचुअल थिंकिंग। तो जो वाटर है वो हमारा मतलब एक चीज़ होती है कि स्पिरिचुअल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, जो भी चीज़ हमारी स्पिरिचुअल थिंकिंग होती है, जो भी चीज़ हम सोचते हैं, तो उसमें जो वाटर है वो हमारा सेंटर होना चाहिए। मतलब आध्यात्मिक सोच हो जो होती है हमारी स्पिरिचुअल थिंकिंग, वाटर उसका केंद्र होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, वाटर इज़ नॉट ओनली मोस्ट ऑफ अर्थ बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ लाइफ। जो सिर्फ पानी ज़्यादा अर्थ पे नहीं, ये हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देयरफॉर वाटर कंजर्वेशन मस्ट बी अवर डीपेस्ट कंसर्न। तो जो वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए वो हमारा सबसे बड़ा पहला कंसर्न होना चाहिए। और कहते भी हैं कि हमारी शायद आने वाली पुश्तों को ढंग से पानी भी ना मिल पाए। पानी भी बोतल में भर के पीने वाला हो गया है अब तो वही वाली चीज़ है कि पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। द हिमालयाज माउंटेन रेंज इज अमंग द हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट फ्रजाइल इकोसिस्टम ऑफ द प्लैनेट। पूरे इकोसिस्टम, प्लैनेट के इकोसिस्टम में जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो हमारा सबसे बड़ा और यंगेस्ट, मतलब सबसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम है हमारा पानी का प्लेनेट के लिए। हिमालय माउंटेन रेंज जो है, द हिमालय हैज़ गिविंग अस सम ऑफ द ग्रेट रिवर सिस्टम ऑफ द अर्थ। हिमालय वाटर रेंज है, इसमें हमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं जो कि बहुत मतलब जैसे इंडस नदी हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, न्यू शेल्वॉन, यंगतीन या मैकुंग, ये सारी जो नदियाँ होती है इसका पानी हिमालय वाटर रेंज से ही आता है। द हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड पोल। हिमालय को तीसरी पोल भी कहा जाता है। फॉर दे कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ आइस एंड स्नो आउटसाइड द अर्थ पोलर रीजन एंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नॉर्थ और साउथ पोल्स के अलावा जो दे कंटेन द लार्ज मास ऑफ आइस एंड स्नो, मतलब हिमालय में जो होता है बहुत सारा आइस और स्नो पाया जाता है आउटसाइड द अर्थ पोल रीजन। अर्थ पोल रीजन के बाहर जो होता है आइस और स्नो पाया जाता है, इसलिए इसे तीसरा पोल भी कह सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा। देयर इज अ परमानेंट स्लो लाइन अबव 5000 मीटर। एक स्लो लाइन होती है, परमानेंट स्लो लाइन होती है किससे, 5000 मीटर से ज़्यादा की। सम ऑफ द ग्लेशियर ऑफ द रीजन्स आर द लॉन्गेस्ट आउटसाइड द टू पोल्स। तो कुछ जो ग्लेशियर्स हैं इस रीजन में वो बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट आउटसाइड द टू पोल्स, दोनों पोल्स से सबसे ज़्यादा बड़े हैं। फिर उसका थर्ड हमारा पैराग्राफ आता है, द हिमालय सर्व अ वाटर टावर प्रोवाइडिंग वाटर सस्टेन बेसिस ऑफ मोर देन 1000 मिलियन पीपल एंड मिलियंस ऑफ हेक्टेयर इन लैंड ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के लैंड में मिलियन ऑफ हेक्टेयर और 1000 मिलियन पीपल को और मिलियन ऑफ हेक्टेयर लैंड को पानी हिमालय से ही सर्व किया जाता है, हिमालय के वाटर टावर से ही सर्व किया जाता है। द ग्रीनरी, यहाँ पर है हम, द ग्रीनरी benevolent climate, highly productive ecosystem, food production and overall happiness of South Asia are in fact। तो जो हमारा जो ये साउथ एशिया की जो मोस्टली इकोसिस्टम होता है, फूड प्रोडक्शन होता है या जो भी हैप्पीनेस होती है ज़रूर मतलब काफ़ी हद तक हिमालय पे डिपेंड करती है। एट्रीब्यूट द बाउंड्री ऑफ हिमालयाज, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी इसका फूड प्रोडक्शन है साउथ अफ्रीका में, बाउंड्री मतलब होता है हमारा उदार होना, तो इनाम होना, तो एट्रीब्यूट होता है हमारा कारण, इनाम, और यह है कारण। तो जो साउथ एशिया में काफ़ी हद तक फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी कह सकते हैं कि हिमालय की ही तरीके से इनाम है, हिमालय का ही दिया हुआ एक तरीके से इनाम है, ठीक है। They are not only beautiful, they are life givers. Little wonders that they are
पेरेंटेड टू अबव द गुड्स। ये खाली जो कह सकते हैं कि हिमालय है, हिमालय पर्वत है, वो सिर्फ खूबसूरती नहीं है, वो हमारा लाइफ गिवर है। उसने मतलब उसकी वजह से कई जगह पर पानी है, कई जगह पर फूड है, और इस तरीके से कह सकते हैं कि कई जगह पर जिंदगी है। फिर उसके बाद टू कीप द थर्ड, हाँ, लिटिल वंडर दैट दे आर वेनेटेड एट द अबव अबोट और गॉड। अबोट ऑफ गॉड्स का मतलब हमारा होता है कि भगवान का वास होना। तो हाँ, ये भी कहते हैं कि वेनरेटेड मतलब होता है हमारा पूजा करना। तो हिमालय को एक तरीके से पूजा भी इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे भगवान का वास है, कहा जाता है। टू कीप द माइंड थर्ड पोल प्रिजर्व थ्रू assured conversation is one of the greatest challenge for the contemporary world। पूरे कंटेम्प्रेरी वर्ड में तीसरे पोल को यानी हिमालय को प्रिजर्व रखना इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज, इस सबसे बड़ा चैलेंज है। हिमालय माउंटेन्स आर अ कॉमन बट फ्रेजाइल नेचुरल सोर्स। जो हिमालय माउंटेन्स है बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा नाजुक एक तरीके से कह सकते हैं नेचुरल सोर्स है, मतलब हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए। एज माउंटेन इकोसिस्टम हैज़ एनॉर्मस बियरिंग ऑन द अर्थ सिस्टम। एनॉर्मस बियरिंग का मतलब होता है हमारा भारी असर होना। तो जो माउंटेन्स के इकोसिस्टम है उस अर्थ सिस्टम का बहुत भारी असर हुआ है। देयर स्पेशल केयर, रीजनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द pristine resources would only bring more happiness, peace and prosperity to the large part of the world। सिर्फ हिमालय को बचा के रखना, उन्हें हिमालय को बचा के रखना हैप्पीनेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी यानी सुख, समृद्धि और शांति अगर विश्व में चाहिए तो हमें हमारे माउंटेन इकोसिस्टम को बचा के रखना चाहिए या रखना पड़ेगा। इन एजेंडा 21 चैप्टर 13 ऑफ द यूनाइटेड नेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन इज अंडरलाइन। एजेंडा 21 में चैप्टर 13 में ऑफ यूनाइटेड नेशन में जो है इम्पोर्टेंस दे रखी है माउंटेन्स की। क्या इम्पोर्टेंस दी है कि माउंटेन एनवायरनमेंट्स आर एसेंशियल टू सर्वाइव द ग्लोबल इकोसिस्टम। जो माउंटेन एनवायरनमेंट है वो इकोसिस्टम को चलाने के लिए, ग्लोबल इकोसिस्टम को चलाने के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द हिमालयज इन द सेंटर ऑफ उत्तराखंड आर स्पेशली रिच इन अ वाटर सोर्स। जो हिमालय का स्टेट है उत्तराखंड के स्टेट में, वो वाटर रिसोर्सेज का बहुत बड़ा अच्छा स्रोत है। देयर एरिया इज अ होम ऑफ डजन्स ऑफ perennial streams and numerous other rain-fed ring along the innumerous rivers, वाटरफॉल या पाव और एंड पॉन्ड्स। जो हिमालय, जो उत्तराखंड की बात बताई गई है इसमें कि उत्तराखंड में पानी का बहुत बड़ा रिसोर्स है वाटर का। हिमालय का जो स्टेट है उत्तराखंड, उसमें बहुत बड़ा पानी का रिसोर्स है। जो ये एरिया है वो बहुत ज़्यादा नदियों, वाटरफॉल्स और जो पॉन्ड्स होते हैं यानी हमारे छोटे मोटे तालाब्स होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, उन सब का एक तरीके से एरिया है। उनका गढ़ कहा जाता है, घर कहा जाता है। होम होता है ना, द एरिया इज होम। तो ये जो एक तरीके से यहाँ मतलब बहुत सारे वाटरफॉल्स, बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे एक तरीके से तालाब, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन इन द पैसेज। इसमें से कौन सी लाइन पैसेज में मेंशन नहीं की गई है। द हिमालय प्रोवाइड एज अ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, सही बात है, कही गई है। द हिमालय प्रोवाइड वाटर मोर देन 1000 मिलियन पीपल, ये भी बात कही गई है। द हिमालयस इरिगेट मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये भी बात कही गई। द हिमालय फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अवर टूरिज्म इंडस्ट्री की इसमें कोई बात नहीं की गई, यानी फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहला है द हिमालयंस माउंटेन्स आर फ्रेजाइल रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला सही आंसर नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज है लिटिल इफेक्ट ऑफ हिमालयाज, या फिर फॉल्स की बात कही गई है ना, तो क्लाइमेट चेंज का तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। दे ब्रिंग प्रोस्पेरिटी लास्ट पार्ट ऑफ अवर, ये भी बात सही है। दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ये भी बात सही है। सेकंड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 131 पे आते हैं। विच इज़ नॉट व्हाट इज़ नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें से कौन सी बात स्पेशल नहीं है, नहीं मतलब नॉट दिया हुआ है, बतानी है आपको। द हिमालय स्टेट हैज़ क्या है, मैनी पेरेनियल स्ट्रीम्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। ह्यूज मिनरल डिपॉजिट, ये बात बिल्कुल गलत है, नॉट कहा गया था। सेकंड आंसर का बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमें माइंस के बारे में, मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। मैनी रेन फेड रिवर्स, ये भी बताया गया है। न्यूमेरस वाटर्स एंड पॉन्ड्स, ये भी बताया गया है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है। 132 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ बाउंटी। बाउंटी का मतलब आपको क्या, बाउंटी का मतलब हमें बताना है कि क्या होता है। बाउंटी मतलब होता है एक तरीके से इनाम, तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा, तो
तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हमारा होगा जेनरोसिटी। इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 133 क्वेश्चन, विच वर्ड इज अपोजिट टू द मीनिंग टू द वर्ड बेनेवोलेंट? इसका अपोजिट बोला हुआ है, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा मैलेवोलेंट। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पीच, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड? पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। द एरिया इज होम ऑफ डजन्स ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स, इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। 135, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नहीं, इसमें से कौन सी चीज़ नहीं ट्रू है? वाटर शुड बी सेंटर टू अवर थिंकिंग बिकॉज बताइए इसमें कौन सी बात जो है सही नहीं है, जो पैसेज में नहीं बताई? इसमें बोला कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, अगर वो सही भी होगी लेकिन पैसेज में बताई हुई नहीं होगी तो हम उसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो पहला है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, ये पैसेज में बताया गया है। लाइफलाइन ऑफ द फार्मर्स, ये बात फार्मर्स की कोई बात नहीं आई, तो इसका मतलब सेकंड वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 136 क्वेश्चन, अ टीचर wants to create a language rich environment in the class she should, ऐसे हमारे इस साइड से हमारे कौन से पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अ टीचर wants to create a language rich environment, अगर लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट चाहिए टीचर को तो उन्हें क्या करना चाहिए? एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज बाय द चिल्ड्रन। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि टीचर को क्या करना चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे बच्चे उस लैंग्वेज को देखें, सुने और तब उसे जाने। ठीक है। लिटरेचर इज ऑफ चिल्ड्रन इज कंसिडर एज, क्या है? एज नहीं सॉरी एज अ या एन इज रीडिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑथेंटिक रिसोर्स ऑफ रीडिंग। ऑथेंटिक रिसोर्स ऑफ रीडिंग, इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन? कौन सी फॉर्म इसकी लिटरेचर की नहीं है? इसका है आंसर बी, थेसियरस। 139 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के बारे में? प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा हुआ है। इसका ए है इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर, राइम्स एंड स्टोरीज, या फिर है वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव बाय द होल सेशन। ये वाली बात बिल्कुल सही है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा कि ये वाली बात गलत है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट लिखा था ना, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 140, अ टीचर गिव अ टास्क टू डायलॉग्स completions to class 5th student, the role of this task in language learning will be, क्या इस टास्क का क्या रोल होगा लैंग्वेज लर्निंग में? तो क्या होगा? इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलेटिंग एक्सप्रेशंस। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डायलॉग कंपटीशन करने से क्या होता है कि जो कन्वर्सेशन होती है बच्चे की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है, स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए। 141 क्वेश्चन, यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, क्या हो जाएगा? ए, रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ द कम्युनिकेशन, बी, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, या सी, रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आर टारगेट फॉर द लर्नर्स, या डी, रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। इसका आंसर बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। 142, the multilingual nature of the Indian classroom must be used in a resource so that multilingual जो नेचर होता है क्लासरूम का, इंडियन क्लासरूम का, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया, वो किस चीज़ का एज अ रिसोर्स यूज़ किया जा सकता है? तो इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। जब तक बच्चा क्लास में प्रेजेंट होकर उसे बिल्कुल अपनी मतलब एकदम अपनी जैसा नहीं लगेगा, माहौल अच्छा नहीं लगेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, तो वो अच्छे से सीख भी नहीं पाएगा। इसलिए उसे सिक्योर और एक्सेप्टेड होना ज़रूरी है क्लास को, बच्चे के लिए। 143 क्वेश्चन, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विद द पिक्चर, पोएम एंड स्टोरीज एंड एंड विद द अल्फाबेट्स ऑफ एंड इन द एंड, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज पेडागोजी? तो ये किस टाइप की अरेंजमेंट है? ये हमारा टॉप डाउन अप्रोच, ये हमारी क्या है? टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। 144 क्वेश्चन,
While checking the notebook, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing, such as reverse image as B, D, M, W. ये जो रिवर्स इमेजेस होती है जैसे B और D एक दूसरे की रिवर्स इमेज होती है, इन सबको लिखने में दिक्कत हो रही है. शोइंग द साइन, किस चीज़ का साइन बता रहा है, वो हमारा बता रहा है क्या, डिसएबिलिटी, लर्निंग डिसएबिलिटी का साइन. तो ये हमारा C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. द टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी with action and gestures to class third student. After this, she asked them to draw picture on the story in the group. Why do you think she asked them to draw picture in the story on the story? तो बताइए इसका. A, she wanted to ensure assess their coloring and drawing skill को बढ़ाना चाहते. They have complete her lesson as per her lesson plan, so engage them for drawing. she wanted to assess their comprehensions of story. इसका सही आंसर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो समझाना चाह रहे थे कि स्टोरी बच्चों को किस तरीके से समझ आई है. 146. एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट अ वर्ड विच आर. एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है, कौन कौन से वर्ड यूज करती है, विच आर यूजुअली फ्रिक्वेंटली. ठीक है, C बिल्कुल सही हो जाएगा. 147. द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज. टीचिंग पोएट्री का एम क्या है, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन. इसका आंसर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. 148 क्वेश्चन. मॉर्फीम्स इज द क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन बी ब्रोकन अप. इसका आंसर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन बी ब्रोकन अप, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता. 149 क्वेश्चन. अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड यूजेस लर्नर्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द मदर टंग एंड इंग्लिश. ठीक है, सेकंड क्लास की जो टीचर है वो लर्नर्स नॉलेज का यूज़ कर रही, किसे, एक ब्रिज बनाने के लिए मदर टंग और इंग्लिश लैंग्वेज पे. हेयर लर्नर्स लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ क्या है, ये हमारा रिसोर्स है, एक तरीके का रिसोर्स की तरीके हम इसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. BICS स्टैंड फॉर, BICS किस चीज़ पे स्टैंड करता है, वो करता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है, इसका D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए हमारा आज का ये सेशन यही खत्म होता है. दिसंबर 2019 का इंग्लिश का सेट हमने कंप्लीट किया है. जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है दिसंबर 19 का, उसका हमने इंग्लिश का सेट कंप्लीट किया है. इसी के अलावा हमारी मैथ्स और हिंदी क्लासेस भी चल रही है. अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके जल्दी से देख लीजिए. CTET की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. तो कल फिर से एक नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.